तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर शॉन और बेन से, जो प्लेन में सवार होकर रसिया जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली गई, पर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर से बात करने के लिए आए थे। उनकी ये ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम या पार्टी का पता लगाने में मदद करती थी। जब वो इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो अमेरिकन औरतें उनके ही ऐप का इस्तेमाल कर रही थीं। आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच गए, पर वहां पर उनका दोस्त स्काइलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। उसने बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुरा कर अपने नाम से बेच दिया और उन्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। बाद में सोन और बेन दुखी होकर पब में शराब पी रहे थे और सोन एक सुंदर सी औरत को देखता है, पर वो तो स्काइलर के साथ नाच रही थी। लेकिन उनको जल्दी वो औरतें दिखाई देती हैं जो उनका ऐप इस्तेमाल कर रही थीं और मौका देखकर वो उनसे मिलने पहुंच गए। उनका नाम एनी और नेटली था। वो चारों मिलकर पार्टी करने लगे कि अचानक क्लब की लाइट चली जाती है और सबके फोन बंद हो गए। शहर के लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लगा और जल्दी पीले रंग की रोशनी वाली गेंद नीचे की ओर आने लगी। एक बॉल सोन के ग्रुप के पास आ गई और सभी घबरा कर पीछे हट गए। अब ये रोशनी बिल्कुल हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने उसे डंडे से छुआ और रोशनी ने उसे खींचकर बिल्कुल भस्म कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और जल्दी कई रोशनी वाली गेंदों ने हजारों लोगों की जान ले ली। सोन का ग्रुप और कई लोग भागकर क्लब में घुस गए और उस रोशनी ने सभी खिड़कियों को ब्लास्ट कर दिया। असल में ये रोशनी नहीं बल्कि अजीब और गरीब जीव थे जिन्हें इंसानों के अलावा सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्दी वो रोशनी सबको खींचकर खत्म करने लगी, पर किसी ने अचानक शराब में आग लगाकर बॉटल उसकी ओर फेंकी और वो जीव पीछे हट गया। जल्दी स्काइलर भी क्लब में घुस गया और फिर सोन का ग्रुप छुपते हुए स्टोर रूम में पहुंचा। बाहर वो रोशनी सभी लोगों को मार रही थी। अचानक कोई दरवाजा खटखटाने लगा तो नेटली ने देखा कि ये स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर छुपे रहे। यहाँ काफी सारा खाना मौजूद था जिस वजह से उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, पर जल्दी चिंता होने के कारण उनके बीच बहस होने लगती है। अब उन्हें यहाँ छुपे तकरीबन 5 दिन हो गए थे और खाना खत्म होने ही वाला था और पिछले 27 घंटों से उन्हें बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने बाहर निकलकर यूएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन लोगों ने देखा कि हर तरफ शांति थी और हर जगह कारें दिख रही थीं और वो यूं ही आगे चलने लगे, पर तभी उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो एक रसियन दादी थी और उनकी भाषा पांचों में से किसी को नहीं आती थी। आखिरकार वो चलते चलते एक पुल पर पहुंचे जिसकी उस पार यूएस एम्बेसी थी, लेकिन वो पुल बीच में से टूट गया था। अब वो चलते फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लगे। फिर अचानक उन्हें एक पुलिस की कार दिखाई देती है और स्काइलर और दोनों औरतें पास ही में छुप जाती हैं। लेकिन सोन और बेन भागते हुए कार के पास पहुंचे। उन्हें कार में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी चीज पर भौंक रहा था और फिर वो अचानक ही जलकर राख बन गया। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। स्काइलर और औरतें पास के मॉल में छुप जाती हैं और बेन और सोन कार के नीचे छुप जाते हैं। फिर जल्द ही वो जीप कार के पास आता है और उसकी रोशनी से कार का हॉर्न बजने लगता है। वो कार के आसपास घूमा लेकिन वो नीचे छुपे सोन और बेन को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद सोन और बेन तुरंत भागकर अपने साथियों के पास मॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहाँ बुरी तरह क्रैश हो गया था। स्काइलर ने कहा कि हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, पर सोन और बेन ने कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे चलते रहना होगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जीप बिजली से घिरे हुए हैं, इसलिए उनके पास आते ही बिजली से जलने वाली चीजें अपने आप जलने लगती हैं। इसलिए उन्होंने हर जगह से लाइट और बल्ब इकट्ठे कर कर अपने गले में बांध लिए, ताकि जब भी वो जीप पास में आ रहा हो तो वो बल्ब के जलते ही चौकन्ने हो जाएं। इधर सोन ने देखा कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी वो जीप पास ही में था, पर वो डर के मारे कुछ कर नहीं
सका और वहीं पर जम गया और वो रोशनी उसके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसा तो नेटली भागने लगी। फिर शॉन ने उसे पीछे खींचकर जम जाने के लिए कहा। एक बार फिर वो चीज उन्हें बिना कुछ करे पास से गुजर गई। तब शॉन को समझ में आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा पाती। शायद वो इसीलिए उन्हें नहीं देख पाया। इसके बाद वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे यूएस एम्बेसी पहुंचे, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजों पर हजारों गोलियां बिखरी हुई थीं। तभी स्काइलर को एक राइफल मिल गई। अब स्काइलर दरवाजे पर रखवाली के लिए रुका और बाकी सब अंदर तलाशी लेने के लिए चले गए, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। फिर वो कंट्रोल रूम पहुंचे जहां उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट मिली। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया भर में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज्यादातर शहरों में कब्जा हो चुका था और इंसानों के पास इस रोशनी से सामना करने के लिए कोई हथियार भी नहीं था। अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई भी चांस नहीं था। वही एक पिंजरे के अंदर एक रेडियो था और शॉन ने उसे चालू भी किया, पर रसियन भाषा किसी को भी समझ में नहीं आई। इसके बाद सबने देखा कि पीली रोशनी की कई बॉलें बाहर शहर में तबाही मचा रही थीं, पर फिर उनकी नजर स्काइलर की ओर गई जो यूं ही बाहर घूम रहा था। तो शॉन और बेन उसे बचाने के लिए भागे। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लिया। तो जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचे तो कारों की लाइटें जलने लगी, यानी वो जीप आसपास ही था। स्काइलर ने शॉन और बेन को भागने के लिए कहा और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्दी ही रोशनी ने उसे खत्म कर दिया, पर शॉन और बेन की जान बच गई। बिल्डिंग में जाकर शॉन ने देखा कि कुछ ही दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही थी। किसी तरह वो छुपते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच गए, पर वीका नाम की एक लड़की ने उनके सामने बंदूक टांग दी। उन्होंने उसे समझाया कि वो रोशनी के हमलों से बचते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके बाद वीका उन्हें अंदर आने देती है। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों तरफ से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सरगे था, जिसने बताया कि उसने ये कमरा इस तरीके से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वो उस जीप से बच के रह सकते हैं। वीका को रसियन समझ में आती थी, इसीलिए शॉन ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के नीचे एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो जीप दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया। सबसे पहले वीका, नेटली और एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने के लिए निकले। उसके बाद सरगे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों तरफ से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्दी उन जीवों की नजर वीका, एनी और नेटली की तरफ चली गई और वो बिल्डिंग में घुस आया। फिर तीनों जन कमरे की तरफ भागी और सही समय पर अंदर घुस भी गईं, पर जल्दबाजी में दरवाजा सही से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीप अंदर घुस गया और एनी और नेटली एक कांच के टेबल के पीछे छुप गईं। तभी सरगे ने अपने माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उस जीप को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छुपा उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ में आने लगा ये अजीबोगरीब रोशनी खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों का नामो निशान मिटाने के लिए आए थे। बदकिस्मती से इसका असर कुछ ही समय के लिए रहा और एलियन ने एक बार फिर से गायब होकर सरगे को भस्म कर दिया। वही शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से भाग गए और नेटली ने धमाके के लिए एक डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंच गई और एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे भस्म कर दिया। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्द ही उनके सामने रसियन पुलिस वाले आए, जो कि मेटल से पूरी तरह ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। फिर अचानक लाइट जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला कर दिया। गोलियों और आग उगलने वाली मशीनों और बॉम्ब के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गए। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते। तभी शॉन ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया था, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। फिर पुलिस उन्हें एक सुरक्षित जगह ले आई। फिर सब ने एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी शेयर करी। सबमरीन वाली बात सुनकर पुलिस वाले ने कहा
कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे। इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो गए। वो सब ट्रेन की सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहां पर एलियंस आ गए। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियंस से छुपने लगे, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटलियों पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियंस ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। इससे शॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए। आखिरकार वो नदी तक पहुंचे, जहां वो एक कश्ती में बैठकर सबमरीन को ढूंढने लगे। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक बनाया। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी कश्ती वहीं पर रुक गई और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी की एक एनर्जी धरती से मेटल्स और कई कीमती चीजें खींच रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती की एनर्जी छीनने के लिए आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन की तरफ गई, पर उनके सामने वाली बिल्डिंग अचानक तहस महस होकर उनके ऊपर गिरने लगी। इससे वो सभी पानी में गिर गए, पर अंत में शॉन, वीका और एक ऑफिसर तैरकर सबमरीन तक पहुंच गए। शॉन ने देखा कि नेटली अब भी गायब थी। उसने सबमरीन के कैप्टन को जैसे तैसे नेटली का इंतजार करने के लिए बना लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नेटली को ढूंढने के लिए चला गया। चलते चलते उन्होंने अपने फोन पटलियों के पास फेंक दिए ताकि एलियंस के आ जाने पर उन्हें पता लग जाए। कुछ ही पलों में फोन बजने लगे, लेकिन अहम वक्त पर शॉन नीचे गिर गया, मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने सीधा एलियन पर धमाका करके उसे खत्म कर दिया। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियन बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव मशीन से बिजली खत्म करके उस एलियन को मारा जा सकता है। तभी नेटली को उनकी आवाज सुनाई दी। वो एक बस में छुपी हुई थी और शॉन उसे बचाने के लिए गया और पुलिस वालों ने जमीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का इस्तेमाल ज्यादा हो सके। अब एलियन पानी के पास जाने से डर रहे थे और अचानक वीका ने वहां आकर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला वहां पर 3 एलियंस थे। आखिरकार जबरदस्त हमले कर उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नेटली तक पहुंचा तो पता चला अचानक बस चलने लगी और बस में एक एलियन भी था। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई और उसका निशाना चूक गया। एलियन नेटली की टांग खींचने लगा तो शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक चलाकर उसकी बिजली की ताकत कम कर दी। अब एलियन वहीं पर फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने एक काला पत्थर निकालकर एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस सबमरीन पर पहुंचे, पर पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला किया। जल्दी सबमरीन चलने लगी और नेटली ने अपनी मां का मैसेज देखा। तभी सबको रेडियो पर कुछ ग्रुप की खबर सुनाई दी जो मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन में मौजूद सभी लोगों ने ऐसे ही ग्रुप के साथ मिलकर एलियन के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया। और मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।